हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं सभी रेलवे के छात्रों के लिए यूथ बुक से महा रिवीजन बैच, जिसमें हम समाज विज्ञान के संपूर्ण एमसीक्यू के क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये क्लास रेलवे के सभी छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहा है, जैसे कि आरआरबीएलपी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और साथ ही साथ आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए भी। और आज का हमारा ये क्लास नंबर 7वां होने जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 6 तक क्लास का रिवीजन कर चुके हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे यहाँ दिया हुआ है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण कौन से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पराबैंगनी विकिरण ये सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलन की संख्या है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आवृत्ति है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। तो अल्ट्रासाउंड ये हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि तरंगे किसमें यात्रा नहीं कर सकती हैं? तो ध्वनि तरंगे ये निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ध्वनि तरंगे ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इसमें से ये हमारा ये असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? तो घनत्व तो हमारा ये ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ध्वनि तरंगे हमारी ये यांत्रिक तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि तरंग का आयाम वस्तु के कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भौतिकी वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के एसआई मात्रक को नाम दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति को एसआई मात्रक का नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय होता है? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वो आवर्तकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि किसमें से संचरण कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये सभी विकल्प ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सी डी, यानी कि केवल गैस, केवल द्रव्य पदार्थ, केवल ठोस पदार्थ, इन सभी में संचरण कर सकती है। ऑप्शन नंबर पहला हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम की अवस्था कौन होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ध्वनि के संचरण के लिए सभी माध्यम हमारी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए भी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ठोस, द्रव और गैस भी होता है। ऑप्शन नंबर इसमें से डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि गमन नहीं कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि निम्न में क्या एक है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ध्वनि एक प्रकार का यांत्रिक तरंग होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के माध्यम के कण कैसे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि किसका एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ध्वनि यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि तरंग कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हवा में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सभी माध्यमों में भिन्न गति से ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि किसमें उत्पन्न होती है? तो ध्वनि वस्तुओं के कंपन में उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि निर्वात माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ये सही नहीं है, यानी कि इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा ये असत्य दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? तो उसे हम संपीड़न कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, मनुष्यों के लिए ध्वनि का श्रव्य परास लगभग कितना तक होती है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ग्रीक अक्षर
तरंग दैर्घ्य को निरूपित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लैम्डा ग्रीक अक्षर में तरंग दैर्घ्य को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 0 डेसिमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, मानव कान का सामान्य श्रव्य सीमा क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 80 डेसिमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगे को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को हम इंफ्रासोनिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर लास्ट हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में क्या मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पराश्रव्य तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की वह निम्नतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो 20 हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्रव्य होती हैं? तो सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति रेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितने से अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति किसके रूप में जानी जाती है? तो उसे हम सुपरसोनिक के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है तो इसमें सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है ध्वनि का वेग। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि माध्यम की प्रकृति एक माध्यम में ध्वनि की गति को निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में ध्वनि की गति क्या होती है? तो समुद्री जल में ध्वनि की गति 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे किसके चाल पर यात्रा करना कहा जाता है? तो इसे पराध्वनिक चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होती है? यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति में अधिकतम क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि ध्वनि की गति एल्युमिनियम में अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि स्टील में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है? तो स्टील या फिर लोहा में ध्वनि सबसे अधिक तेज यात्रा करती है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वायु में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? तो ध्वनि ठोस पदार्थ में सबसे तेज यात्रा करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में अधिकतम चाल से यात्रा करती है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ध्वनि ठोस माध्यम में अधिकतम चाल से यात्रा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की चाल माध्यम के किस गुणों पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल ये माध्यम के इनमें से सभी गुणों पर निर्भर करती है, यानी कि ताप, प्रत्यास्थता और घनत्व इन सभी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस से गैसीय अवस्था में जाते समय ध्वनि की चाल क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल घटती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंग की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ध्वनि तरंग की विशेषता हर्ट्ज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? तो किसी एकल आवृत्ति की आवाज को हम टोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों के दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इनमें से पराध्वनि का उपयोग हम धातु के खंडों के दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को हम तीव्रता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को हम टोन कहते हैं या फिर स्वर तार भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली किसके द्वारा
मार्ग की बाधाओं को पता लगाते हैं तो वे अल्ट्रासोनिक तरंगों के माध्यम से मार्ग की बाधाओं का पता लगा लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ध्वनि की पिच इसके किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की पिच ये आवृत्ति पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारण करता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आयाम ये ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम पिच कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें क्या प्रदान करती है? तो हमें ये ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो ध्वनि तरंग के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति को हम प्रतिध्वनि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति की परिणाम है और इसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसे हम अनुरणन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के किसके कारण सुनाई देती है? तो ये विवर्तन के कारण हमें सुनाई देती है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनार एक उपकरण है जो वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सुनार एक प्रकार का उपकरण है जो पानी के नीचे की वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो उसे हम सोनार कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकोकार्डियोग्राम अधिक नजदीकी से किससे संबंधित है? तो ये डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार का पूरा नाम क्या है? तो सोनार का पूरा नाम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त शब्द सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी और दिशा को सोनार की मदद से मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है रडार का फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ट्रांसमीटर और डिटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पारभासी कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया कैसी बनती है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि छाया अपारदर्शी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत ये प्लांक के द्वारा प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? तो इसे ध्रुवीकरण के द्वारा साबित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है? तो किसी भी पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है यह हवा की प्रकाश की चाल से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अपवर्तनांक की चाल बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटा में पदार्थ में प्रकाश की चाल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गली के पीले लाइट में किसका उपयोग किया जाता है? तो गली के पीले लाइट में सोडियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रकाश सबसे अधिक गति किसमें यात्रा करता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रकाश सबसे अधिक गति निर्वात में यात्रा करता है। चलिए विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल को देख लेते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे दिया है, यानी कि एक तरफ माध्यम दिया है और एक तरफ प्रकाश की चाल दिया है। अगर वही बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ होती है। कांच की बात करें तो कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ होता है। और तारपीन के तेल में प्रकाश
की चाल कितनी होती है, तो 2.04 गुणित 10 की घात 8 होता है। वही बात करें जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणित 10 की घात 8 होता है। नेक्स्ट देखते हैं रॉक सॉल्ट में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो रॉक सॉल्ट में प्रकाश की चाल 1.96 गुणित 10 की घात 8 होता है। ठंडा जी बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो हवा में प्रकाश की चाल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी माध्यम में प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके किसके द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, तो इसे प्रकाश घनत्व के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है वो क्या कहलाता है, तो वो प्रच्छाया कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं, तो वो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इसे प्रशासनिक घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरे नजर आता है, ऐसा क्यों होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रकाश की प्रकीर्णन नहीं होने के कारण सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है।